हेलो क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे थे यूनिफिकेशन राष्ट्रीयकरण। तो हमने जर्मनी का राष्ट्रीयकरण पढ़ा, हमने राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ा, उसके बाद इटली का। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ये तीनों एकीकरण आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान, ब्रिटेन को कैसे यूनिफाई किया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो राष्ट्र राज्य है, ये जो पहली बार यूनिफिकेशन स्टार्ट किया गया, ये ब्रिटेन ने ही स्टार्ट किया था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ब्रिटेन में ऐसी कोई उथल पुथल नहीं हुई, कोई ऐसी क्रांतिकारी नहीं हुई कि एकीकरण, जैसे हम लोग इटली में पढ़ा या हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन में पढ़ा था कि जो जन थे, जो लोग थे, वो चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो जाए। ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हम ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की बात करें तो ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। ये कैसे की गई, इसके बारे में पढ़ते हैं। 18वीं सदी के पहले ब्रिटेनी राष्ट्र था ही नहीं। अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के आसपास कोई ब्रिटेनी राज्य नहीं था। ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश की प्रमुख पहचान नृजातीय एथनिक थी। इन सभी जातीय समूहों को अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। मतलब ये जो चार अलग अलग लोगों के नाम लिए गए हैं, अंग्रेज जो इंग्लिश थे, वेल्श जो वेल्स में रहते थे, स्कॉट और आयरिश, ये अलग अलग लोग थे। ब्रिटेन नाम का कोई जगह नहीं था। अंग्रेज़ों का इंग्लैंड था, वेल्स का वेल्स था, स्कॉटलैंड स्कॉटिश का था और आयरलैंड आयरिश का था। तो कुछ इस तरीके से ये बटा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। जो द्वीप समूह हैं, जो आइलैंड है, वहाँ पे जैसे जैसे जो अंग्रेज़ थे वो अपनी जो धन दौलत है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए बढ़ते चले गए। उन्हीं के साथ साथ वो अपना प्रभुत्व भी बढ़ाने लगे। एक लंबे टकराव के बाद और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद 1688 में राजतंत्र में से ताकत छीन ली। इतने ज़्यादा ये बढ़ गए आंग्ल जो संसद थी कि उन्होंने राजतंत्र से ताकत ही छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और 1688 में ही एक राष्ट्र राज्य बना दिया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड हुआ करता था। मतलब पहले आपने सुना होगा इंग्लैंड की जो क्वीन है एलिजाबेथ, और ये तो 1688 में ये लोग इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने उनसे उनका राजतंत्र ही छीन लिया और अपना एक अलग केंद्र बना लिया, इंग्लैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लर्न करने के लिए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। एक दो लोग मिल रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, तो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था 1707 में। 1688 में राजतंत्र की ताकत छीनी गई और 1707 में स्कॉटलैंड को इन्होंने इंग्लैंड के साथ मिला लिया और क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाता था। जो स्कॉटलैंड एरिया है वो अलग था। आप अपने मैप में देखेंगे अगर, तो स्कॉटलैंड अलग था, इंग्लैंड अलग था, लेकिन इंग्लैंड का प्रभुत्व होने की वजह से वो उस पर अपना प्रभुत्व जमाता था। ब्रिटेनी जो संसद के आंग्ल सदस्य थे, इनका दबदबा बन रहा था। ब्रिटेनी पहचान के विकास का यह अर्थ हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति, राजनीतिक संसाधनों को योजनाबद्ध हटा दिया जाए। अब जो स्कॉटलैंड थे, जैसे इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स, है ना, तो उन्होंने इंडियंस को इंग्लिश बोलना सिखाया। उन्होंने अपनी जो संस्कृति थी उसको फैलाना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करवा दी। तो यही सेम चीज़ वो स्कॉटलैंड में करी थी उन्होंने। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा रहा था और ब्रिटेनी पहचान के विकास का अर्थ ये हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति, राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया जा रहा था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। उन जैसे वो लोग रेवोल्यूशन करते तो उन्हें दबा दिया जाता था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर भी मनाही थी। मतलब इतना ज़्यादा था कि जो स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग थे वो अपनी ना तो भाषा बोल सकते थे, गैलिक भाषा जो उनकी भाषा थी, और ना ही वो अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर आपने ऐसा किया तो ये देशद्रोह है, क्योंकि इंग्लैंड आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा है। जो अंग्रेज़ हैं वो आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो इसलिए बहुत सारे जो स्कॉटिश थे वो स्कॉटलैंड छोड़ के दूसरे देशों
में पलायन कर चुके थे, जा चुके थे। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। जो ब्रिटेन के लोग थे वो प्रभाव के विरुद्ध कैथलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल देते थे। वोल्फ टोन उनके यूनाइटेड आयरिश मैन, ये याद करिएगा, जो वोल्फ टोन थे यूनाइटेड आयरिश मैन, इन्हें कहा जाता है 1798 में इन्होंने असफल विद्रोह किया था 1801 में आयरलैंड में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक नए ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसे हावी आंग्ल संस्कृति प्रचार प्रसार मिल रहा था। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानी जो वहाँ का फ्लैग था, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया जा रहा था। पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे गैरिबाल्डी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल को इटली का नाम को बूट पहनाया जा रहा है। ये इटली से रिलेटेड है, ये ब्रिटेन से रिलेटेड नहीं है। पिक्चर थोड़ी आगे पीछे हो गई है यहाँ पे। तो इस इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड का अपना प्रभुत्व जमाया जा रहा था। मतलब कैसे जो ब्रिटेन है वो अपनी जो प्रभुत्ता है वो स्कॉटलैंड पे और आयरलैंड पे दिखा रहा था। अगर हम यहाँ पे बात करें जी, ये मैप में हम लोग अलग देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैप में नहीं दिया है ये सब कुछ, तो वो मैप में हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग मिलेंगे, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तब तक के लिए